नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे माइक्रो के चैप्टर नंबर 12 में। चैप्टर नंबर 12 सही सुना आपने। हाँ, 13 ही तो कुल चैप्टर है। 12वें पे आ गए, जल्दी कोर्स खत्म होने वाला है। 12वां चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। जी हाँ, मार्केट के अलग अलग फॉर्म्स। तो पहले तो ये जाने कि मार्केट क्या होता है। मार्केट आपने देखा, जहाँ जाते हो कई सारी दुकानें रहती हैं, कोई शॉपिंग मॉल या कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या कोई ऐसा एरिया जहाँ कई सारी दुकानें हो। क्या वो मार्केट है? आपके दिमाग में आ रहा होगा, बिल्कुल सही, वो मार्केट है। पर क्या सिर्फ वही मार्केट है? तो नहीं। मार्केट तो एक ऐसी प्लेस होती है जहां से आप गुड्स खरीद सको या जहां पे सेलर गुड्स बेच सके। मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा अरेंजमेंट है जहां बायर और सेलर दोनों मिलते हैं और उनके बीच में एक सेल ट्रांजैक्शन होता है। तो क्या केवल सेल उस फिजिकल फॉर्म में ही होती है? क्या हम फोन करके होम डिलीवरी नहीं मंगवाते? क्या हम ऐप के थ्रू ऑर्डर नहीं देते? क्या हम मेल के थ्रू ऑर्डर नहीं देते? क्या हम टेलीफोन के थ्रू ऑर्डर नहीं देते हैं? स्विगी को देते हैं? तो क्या वो मार्केट नहीं है? क्या हम वहां से कुछ खरीद नहीं रहे? बिल्कुल खरीद रहे हैं। तो मार्केट को केवल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहना या वहीं तक सीमित रखना गलत होगा। मार्केट एक बड़ा दायरा है। आई बात समझ में? आज की डेट में जो ऑनलाइन शॉपिंग है पूरी, ये भी मार्केट ही है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सब क्या है? मार्केट है। आइए मार्केट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। मार्केट रिफर्स टू ऑल सच सिस्टम्स और अरेंजमेंट्स। सिस्टम और अरेंजमेंट्स, वो सारे के सारे सिस्टम और अरेंजमेंट जो ब्रिंग्स द बायर एंड सेलर, जो लेकर आते हैं बायर और सेलर को एक दूसरे के कांटेक्ट में, बायर और सेलर को मिलाती हैं विद ईच अदर, एक दूसरे से मिलाते हैं, टू सेटल द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। टू सेटल द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, ये सेल किसके लिए यूज हुआ है? सेलर क्या करता है? सेल। और वो उसी गुड्स को आप खरीदते हो तो आप क्या कहोगे? बायर क्या करता है? परचेज। मतलब एक ही गुड्स है, एक आदमी बेच रहा है, दूसरा आदमी खरीद रहा है। ठीक है। तो बायर और सेलर को कोई भी ऐसा सिस्टम और अरेंजमेंट जो मिला रहा है ना, वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, फोन के थ्रू हो, किसी भी थ्रू हो, वो सब चीजें क्या कहलाएंगी? मार्केट कहलाएंगी। हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, जनरल पैरालांस में बात नहीं करेंगे कि जहां दुकानें हैं वो मार्केट है केवल। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अब फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, केवल 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट है जिनको हमको पढ़ना है। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। इन सब के बारे में अभी नहीं बता रहा मैं, क्योंकि इन सबको डिटेल में ही हमें पढ़ना है पूरे चैप्टर में। अब शुरुआत करते हैं परफेक्ट कंपटीशन से। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? जहां लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होते हैं। क्या बोला मैंने? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। सेलर को फर्म्स भी बोल सकते हो आप, जो गुड्स बेचने के लिए मार्केट में। इसी के कई बुक्स में 2 पॉइंट बने रहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर पहला पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ सेलर दूसरा पॉइंट। लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर के मार्केट में रहने का मतलब यह है कि इतने सारे बायर्स हैं कि एक बायर अगर सामान नहीं खरीदे, अपनी डिमांड कम कर दे, उससे टोटल मार्केट डिमांड पे निग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है, ना के बराबर असर पड़ता है। मतलब एक जो ग्राहक है, एक कंज्यूमर है, वो अपनी डिमांड को बढ़ाने और घटाने से मार्केट में कोई इफेक्ट नहीं कर सकता, उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। या दूसरी तरफ मैं कहूं, प्रोड्यूसर्स या सेलर्स या फर्म्स इतनी सारी हैं, फर्म्स मार्केट में इतनी सारी हैं कि एक फर्म्स के कम हो जाने से मार्केट की सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि किसी के आने और जाने से, किसी की सप्लाई बढ़ाने घटाने से मार्केट को कोई चेंज नहीं कर सकता। इतने सारे बायर्स और इतने सारे सेलर्स हैं ना, तो फिर इसका सीधा इंपैक्ट ये पड़ता है कि कोई भी प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता मार्केट में, क्योंकि किसी कंज्यूमर की नहीं चल रही, किसी प्रोड्यूसर अर्थात सेलर की नहीं चल रही, कई सारे लोग हैं। तो इस केस में क्या होता है? मार्केट प्राइस जो है खुद मार्केट तय करता है। जो इतनी कलेक्टिव डिमांड होती है और कलेक्टिव सप्लाई होती है सबकी मिलके, वो तय करती है। कोई एक व्यक्ति प्राइस को बढ़ा घटा नहीं सकता इस मार्केट में। आई बात समझ में? प्राइस क्या होती है? फिक्स्ड या कांस्टेंट का। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस परफेक्ट कंपटीशन का ये जो पॉइंट है। उसके बाद होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट का अर्थ क्या होता है? एक जैसा होना। मतलब मान लीजिए अगर ये मार्कर मिल रहा है तो सब दुकानों में यही मार्कर है, इसी कंपनी का, इसी क्वालिटी का, तो आप किसी भी दुकान से खरीदने में बॉदर नहीं करोगे। चाहे इस दुकान से खरीदूं चाहे उससे खरीदूं, सामान तो वही मिलना है। तो इस केस में आदमी आराम से दुकानें स्विच करने को तैयार है। इसलिए हर आदमी प्राइस को लेवल पे ही रखेगा। जो मार्केट में प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि पता है अगर आपने हल्का भी महंगा किया तो आपसे कोई भी नहीं खरीदने वाला, क्योंकि प्रोडक्ट तो सब सेम ही बेच रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट होता है परफेक्ट कंपटीशन में। होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। होमोजीनियस का मतलब एक जैसा।
फिर है कि सबको मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होती है। नॉलेज की भी बात मैं करूं तो मार्केट प्राइस की बात कर रहा हूं मैं। सबको मार्केट प्राइस के बारे में पता है, तो आप सेलर होना, आप किसी को ठग नहीं सकते। सबको पता है भाई 10 रुपए चल रहा है मार्केट में रेट, तो 10 रुपए में ही ग्राहक खरीदेगा। आप 11 रुपए बोलोगे तो खरीदेगा ही नहीं। इसीलिए इसको कहते हैं परफेक्ट नॉलेज है, मार्केट प्राइस सबको पता रहती है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। मार्केट में बहुत सारी फर्म्स क्यों आ पाती हैं काम करने के लिए? क्योंकि यहाँ एंट्री और एग्जिट में कोई बैरियर नहीं है, कोई लीगल या कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। खास तौर पर कहूँ तो कि कोई भी फर्म आके बिजनेस कर सकती है, जब चाहे जा भी सकती है, तो आसानी से लोग आते हैं, कभी भी नंबर ऑफ फर्म्स की कमी नहीं रहती। ठीक है, इसके बाद है परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, मतलब जो मार्केट में फैक्टर्स जिनसे आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो परफेक्टली मोबाइल है। मतलब यहाँ पे अगर ढंग से उनको काम नहीं मिलेगा या कहीं ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो तुरंत छोड़कर वहाँ चले जाएंगे। ये भी एक इस मार्केट की एक विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है। फिर लास्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ तो नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अरे भैया, जब आपको प्राइस कांस्टेंट रखनी है तो अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा कम रहेगी अलग अलग दुकान की, तो अफेक्टिव प्राइस या नेट प्राइस, आखिरी प्राइस तो कम ज़्यादा हो जाएगी। तब तो फिर हमारा परफेक्ट कंपटीशन बन ही नहीं पाएगा। तो इस केस में हम ये मानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नील है। कहीं से भी सामान खरीदो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी ज़ीरो ही रहेगी, तभी तो प्राइस कांस्टेंट रह पाएगी। आई बात समझ में? अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम ज़्यादा रहेगी तो लास्ट जो प्राइस आएगी वो तो बढ़ घट सकती है, फिर तो हमारा परफेक्ट कंपटीशन रह ही नहीं जाएगा। तो ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, परफेक्ट नॉलेज होता है सबको मार्केट का, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स अलाउड है, इसीलिए ज़्यादा फर्म्स रहती हैं। मार्केट में जो फैक्टर्स है मोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह स्विच कर जाएंगे, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो है। इसी को लेकर के हम एक डेफिनेशन बनाए, अब उस पर आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी परफेक्ट कंपटीशन की, उसी से उसकी डेफिनेशन निकल के आती। परफेक्ट कंपटीशन की क्या कहती है डेफिनेशन की? परफेक्ट कंपटीशन एक फॉर्म ऑफ मार्केट, हमने तो देखा ही 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट जिनको पढ़ना है उनमें से एक पहला फॉर्म तो यही है, परफेक्ट कंपटीशन फॉर्म ऑफ मार्केट है। ठीक है, एक टाइप ऑफ मार्केट ऐसा भी कह सकते हैं। वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, ये तो पहली कैरेक्टरिस्टिक थी, उसी को डेफिनेशन में लिख दिया। वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी, होमोजीनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड एंड इट्स प्राइस इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, अर्थात डिमांड एंड सप्लाई। ये चैप्टर 13 में और डिटेल में पढ़ेंगे हम, सप्लाई और डिमांड से कैसे हमारी प्राइस निकल कर आती है। फिर लिखा इंडिविजुअल बायर और सेलर हैज नो कंट्रोल ओवर प्राइस, और इसी कारण से एक इंडिविजुअल बायर या सेलर का प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। इतना डिस्कशन करने के बाद आई होप सो कि आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। मोनोपोली पर चलने से पहले हम फर्म्स डिमांड कर्व पढ़ते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसा बनेगा एक किसी फर्म का। ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, एकदम स्ट्रेट बनेगा, हॉरिजॉन्टल इसको कहेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल। यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है आपको पता ही है, पैरेलल लाइन में स्ट्रेट इन्फिनिटी। मतलब इसी सेम प्राइस पर मान लीजिए 10 रुपए होगी तो कितना भी आउटपुट सेल कर सकता है, 100 200, सेम प्राइस रखते हुए कितना भी आउटपुट चाहे तो बढ़ा सकते हो मार्केट। अब आते हैं हम सेकंड फॉर्म ऑफ मार्केट में, जो है कि है मोनोपोली। अब इसकी पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इसमें सबसे पहली बात, मोनो का मतलब होता है सिंगल, अकेला। पॉली का मतलब होता है सेलर। जब मार्केट में एक ही सेलर अवेलेबल होता है तो उसको बोलते हैं मोनोपोली, अर्थात पहला ही पॉइंट क्या कहता है, वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। बायर्स कैसे है मार्केट में? कई सारे। फिर दूसरा पॉइंट है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। अरे भाई, सिंगल इसीलिए तो रहा होगा वो कि दूसरे बाकी लोगों को आने के लिए रिस्ट्रिक्शंस किस प्रकार के हो सकते हैं? हो सकता है लीगल रिस्ट्रिक्शन हो किसी और के आने का, लाइसेंसेज या इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है जो कोई मार्केट में पूरी नहीं कर पाए। तो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स क्या कहता है कि भाई नए लोगों को आने के लिए कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, नेचुरल, लीगल, टेक्निकल, किसी भी प्रकार की। इस वजह से नए लोग नहीं आ पा रहे हैं। कोई क्लोज सब्सटीट्यूट भी अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट का। अगर कोई क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल होता तो फिर हम उसके दूसरे सेलर के पास जाके वो सब्सटीट्यूट खरीद लेते, पर कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है इसका। ठीक है, इसके बाद फुल कंट्रोल ओवर प्राइस है। भाई एक ही सेलर है तो कंट्रोल तो प्राइस पर पूरा रखेगा वो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, भाई एक ही सेलर है
तो वो भेदभाव भी कर सकता है, पता है कि आना तो मेरे पास ही पड़ेगा चेक मार के, क्योंकि आप कुछ भी कर लो आएगा किसके पास वो खरीदने गुड्स, आप ही के पास। तो आप अलग अलग प्राइस भी चार्ज कर सकते हो, भेदभाव कर सकते हो। बाकी मार्केट में तो क्या है, परफेक्ट कंपटीशन में अलग प्राइस चार्ज करोगे ना तो कई सारे बायर हैं, होमोजीनियस गुड्स हैं, कई सारे सेलर्स हैं, तो दूसरे सेलर के पास चला जाएगा। आई बात समझ में? तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि एक ही सेलर है, इस वजह से ही। तो ये जो 4-5 पॉइंट है हमारे, कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट है, कि एक सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर, रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। किसका कंट्रोल है यहाँ पर? सेलर का। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी करेगा, कौन करेगा? सेलर। मतलब यहाँ चलती किसकी है, सीधा सीधी बात करें तो सेलर की, क्योंकि एक ही सेलर है। तो इसी पॉइंट से ही डेफिनेशन हमारी निकल के आई, मोनोपोली इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट। मोनोपोली भी एक फॉर्म ऑफ मार्केट है जहां पर सिंगल सेलर होता है या प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर कहो सेलर कहो बात एक ही है। देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मोनोपोली प्रोडक्ट, देयर आर लीगल, टेक्निकल और नेचुरल बैरियर्स हैं नए फर्म्स की एंट्री के लिए, एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इन द मोनोपोली मार्केट। मोनोपोलिस्ट हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर प्राइस, प्राइस पर कंप्लीट कंट्रोल होता है, और साथ ही साथ वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी प्रैक्टिस कर सकता है। ये सारे पॉइंट्स को ही हमने डेफिनेशन में पिरो दिया। आई होप सो क्लियर होगा, जो नहीं हो आप कमेंट कर सकते हैं। मोनोपोली ऑकर क्यों होती है, वाई डज मोनोपोली स्ट्रक्चर अराइज, होता ही क्यों है ऐसा? तो हो सकता है गवर्नमेंट ने किसी को स्पेशल लाइसेंस दिया हो, गवर्नमेंट स्पेशल कंट्रोल किसी को दे रखा हो। जैसे रेलवेज की बात है, कंट्रोल पूरा अपने पास रखा हुआ है, तो उस केस में मोनोपोली है रेलवे के केस में। या किसी आपको मान लीजिए कोई स्पेसिफिक बिजनेस करने का राइट दे दिया, कोई ऐसी आपके पास क्वालिफिकेशन है, टैलेंट है किसी भी ऐसे बेसिस पर, और वो आप ही कर सकते हो, तो उस केस में गवर्नमेंट की लाइसेंस आपको मिली हुई है, तो बाकी लोग कर नहीं सकते, बैरियर आ गया वहां पर लीगल। फिर पेटेंट राइट्स कुछ लोगों को मिल जाते हैं। पेटेंट क्या होता है? जब भी आप कोई नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन करते हो, क्या करते हो, नई टेक्नोलॉजी किया, कुछ इनोवेशन किया, तो इनको प्रमोट करने के लिए कि लोग इनोवेशन जो कर रहे हैं उनका दूसरे लोग फायदा ना उठा जाए। भाई किसी ने 20 साल रिसर्च की होगी उस इनोवेशन से पहले, तो उसको कुछ उसके राइट्स दिए जाएं कि भाई 20 साल तक अब तुमने ढूंढा है ना इस चीज़ को, तो तुम्हारे पास ही इसका राइट है, तुम ही इसको यूज़ कर सकते हो, या तुम ही किसी और को परमिशन दोगे पैसे लेकर। तो वहां पर किसी आदमी के पास पेटेंट राइट आ गया कि उसने इन्वेंशन किया किसी नई टेक्नोलॉजी का, तो उसको पेटेंट राइट कहा जाता है। तो पेटेंट होने के कारण जब तक पेटेंट पीरियड रहेगा, जनरली 20 साल का होता है, तो पेटेंट पीरियड तक उसके पास मोनोपोली है उस प्रोडक्ट को लेकर के, क्योंकि उसने ढूंढा है। फिर आता है कार्टेल्स। कार्टेल्स कैसे होती है कि मान लीजिए तो 5 फर्म है मार्केट में, हो सकता है 5 हो, पर पांचों मिल जाएं, एक एग्रीमेंट कर लें, तो वो एक हो गई। उस केस में कार्टेल फॉर्म कर लिया उन्होंने, एक एग्रीमेंट। कार्टेल मतलब एक एग्रीमेंट होता है जो कंपटीशन को हटाने के लिए किया जाता है, कि मार्केट में कॉम्पिटिटर्स ही ना रहे, सब मिल गए और मिलके तय कर लिया कि भाई हम 50 रुपए से कम पर इस प्रोडक्ट को नहीं सेल करेंगे, तो उस केस में मोनोपोली हो गई उनकी, मिल गए सब लोग, एक ही हो गए वो लोग, एक सेलर हो गया। फिर होता है नेचुरल ऑकरेंस। कुछ चीजें ऐसी होती है नेचुरली किसी के पास होती है, जैसे मान लीजिए एम.एफ. हुसैन है, उनकी पेंटिंग अपने आप में यूनिक है, वो कोई और कॉपी नहीं कर सकता। आपके पास एक ऐसी जमीन है, उसमें ऐसे पेड़ की खेती होती है, ऐसे फल होते हैं जो वैसा स्वाद किसी और जगह नहीं मिलता है, तो वो नेचुरल ऑकरेंस। आपके जमीन में कुछ ऐसा पानी मिल रहा है जिसमें कुछ थेरेपेटिक गुण है, कुछ ऐसे औषधीय गुण है, और कहीं नहीं मिल रहा, तो आपकी मोनोपोली हो गई इस वजह से, नेचुरल ऑकरेंस है आपके पास, तो उस केस में भी मोनोपोली अराइज हो जाती है प्रोडक्ट की। तो ये कुछ चार प्रमुख कारण थे कि मोनोपोली क्यों होता है। मोनोपोली के केस में हमारा डिमांड कर्व कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोप्ड ही बनता है, क्योंकि भले ही प्राइस बढ़ाने घटाने से हमारे पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, पर हम क्या करेंगे, गुड्स को कम कंज्यूम कर सकते हैं। पर और हो सकता है वो जो बहुत गरीब लोग हों उनके लिए प्राइस बहुत इंपैक्ट करती है, तो वो लोग कंजम्पशन को कम कर दें। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि मोनोपोली के केस में फर्म जो है या प्रोड्यूसर जो है वो क्या है, प्राइस मेकर है, वही प्राइस बना रही है। और वहां परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था, फर्म हो चाहे आपके बायर हो, दोनों ही प्राइस टेकर हुआ करते थे, किसी की भी प्राइस पर चलती नहीं थी। यहां पर प्राइस में चल रही है, किसकी चल रही है, सेलर की चल रही है, प्रोड्यूसर की चल रही है। आई बात समझ में? मोनोपोली जिसके हाथ में होती है ना, जो सेलर होता है, उसको क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोनोपोलिस्ट। द सेलर हु एंजॉयज द मोनोपोली राइट इज नोन एज मोनोपोलिस्ट। और जो अगला फॉर्म ऑफ मार्केट है ना, वो है मोनोपोलिस्टिक। आई बात समझ में, डिफरेंस है दोनों के बीच में। जिसके पास मोनोपोली राइट होता है वो होता है मोनोपोलिस्ट, और दूसरा फॉर्म ऑफ मार्केट क्या है, मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, आगे चलते हैं।
आइए अब डिस्कस करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक क्या होता है भाई? परफेक्ट कंपटीशन हमने पढ़ा, उसके जैसी ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें भी हैं। हमने मोनोपोली पढ़ा, उसके जैसी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें, मतलब दोनों की मिली जुली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें। परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा कि प्राइस पर मार्केट में किसी का भी, चाहे सेलर हो चाहे बायर हो, किसी का कंट्रोल नहीं है। मोनोपोली में हमने देखा कि पूरा कंट्रोल सेलर के हाथ में है। यहां पर मार्केट में जो है प्राइस पर पार्शियल कंट्रोल है सेलर का। कैसा कंट्रोल कहेंगे? पार्शियल कंट्रोल। तो आइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। यहाँ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक तो परफेक्ट कंपटीशन में हुआ करती थी, ठीक है। पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक तो ना इसमें थी, यहाँ तो होमोजीनियस गुड्स था। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर चर्चा करनी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक को अगर कोई परिभाषित करता है, अलग करता है बाकी फॉर्म से, तो एक यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अलग करता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है? प्रोडक्ट को डिफरेंट बना दिया जाता है, जितना डिफरेंट वो है नहीं एक्चुअल में, बहुत ज्यादा यूनिकनेस है नहीं, पर हमने बना दी है ब्रांडिंग करके, अलग अलग पैकिंग करके। जैसे कि आज की डेट में मार्केट में शैम्पू आते हैं, तो डव, पेंटीन, लोरियल, इनको अगर आप बिना उनकी पैकिंग के अगर देखें तो हो सकता है कि पहचानने में आपको परेशानी हो कि कौन सा शैम्पू, पर वो ब्रांडिंग बना दी गई है। तो ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसा होता है? दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो चाय पत्ती का ले सकता हूँ। चाय पत्ती के केस में क्या है कि वाघ बकरी, ब्रुक बॉन्ड, ताजमहल, अलग अलग चाय पत्ती आ रही है मार्केट में, आ रही है, टी आ रही है, पर आप उनको अगर अलग अलग करके रख दिया जाए खोल करके बाउल में, तो क्या आप पहचान पाओगे? बड़ी जल्दी, बहुत मुश्किल होगी पहचानने में। बहुत ज्यादा डिफरेंस उनके अंदर नहीं है, वो डिफरेंस आपके माइंड में क्रिएट कर दिया गया है ब्रांड अलग अलग बना करके। प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तभी तो हम अलग अलग प्राइस ले पाएंगे आपसे। सेलिंग कॉस्ट के ऊपर आते हैं। यहां पर सेलिंग कॉस्ट रहती है, हमने देखा था परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट नहीं रहती, यहां पर है। क्यों है सेलिंग कॉस्ट? यही तो है, प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाने के लिए कुछ ना कुछ आपको अलग करना पड़ेगा, पैकिंग का चार्ज लगाना पड़ेगा, तो सेलिंग की कॉस्ट हो जाएगी। एडवर्टीजमेंट करके आपके प्रोडक्ट को आपको पुश करना पड़ेगा आगे कि हाँ हमारा प्रोडक्ट अलग है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, पेप्सी, कोको कोला, इतना अंतर नहीं है बहुत ज्यादा, पर वो अपनी ब्रांडिंग कर करके, एडवर्टीजमेंट कर करके, कोई अक्षय कुमार को लेकर आ रहा है, कोई सलमान खान को लेकर आ रहा है, तो वो सेलिंग कॉस्ट लग रही है। यहाँ पे क्यों लग रही है? कि प्रोडक्ट को हमको डिफरेंट बनाना है, मार्केट में ऐसा दिखाना है। यहां पर भी जो है हमारा फर्म का डिमांड कर, मोनोपोली में डाउनवर्ड होता था ना स्लोप, यहां पर भी कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोप होता है, ठीक है। नॉन प्राइस कंपटीशन, यहां कंपटीशन तो है पर प्राइस को लेकर नहीं करते हम, और चीजों को लेकर करते हैं। जैसा मैंने बताया आपको एडवर्टीजमेंट को लेकर के, कि वो अमिताभ बच्चन को लेकर के आगे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो हम किसी और को लाकर, रजनीकांत को लाकर करेंगे, प्रोडक्ट को अलग कर। हम हो सकता है आपके मन में एक अच्छा इंपैक्ट बनाने के लिए जो सरकारी स्कूल है वहां पर कुछ प्रोग्राम लॉन्च कर दें। हो सकता है हम आपको कुछ आफ्टर सेल सर्विस दे दें, भाई एसी खरीद रहे हो, 2 साल की आफ्टर सेल सर्विस फ्री। प्राइस को लेकर के हम नहीं लड़ते, हम अपनी अलग सर्विस को अलग दिखाते हैं आपको। फिर लिखा है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ये वाला पॉइंट तो परफेक्ट कंपटीशन से मिलता है। लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी, यहां पर तो भाई मोबिलिटी रहती थी फुल फैक्टर्स की, ये फैक्टर्स के लिए पॉइंट है जो प्रोडक्शन में फैक्टर्स लगते हैं, तो यहां पर मोबिलिटी जो है कम रहती है फैक्टर्स की। फिर आते हैं लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज क्या कहता है भाई? यहाँ पे मार्केट में प्राइस, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं ना भाई, चाय पत्ती की रेंज इतनी सारी है, शैम्पू की रेंज इतनी सारी है कि सबके प्राइस आपको पता ही नहीं हो सकते, और नहीं होते हैं ना कि किस प्राइस में कहाँ पे कौन सी क्वांटिटी कितनी मिल रही है। इसी कारण से बायर जो है उसको छला जाता है, उसके साथ उसको मतलब एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसको ज्यादा प्राइस पर कम क्वांटिटी कम क्वालिटी का गुड्स दे दिया जाता है, क्योंकि उसको इतना नॉलेज ही नहीं हो पाता, इतने सारे प्रोडक्ट्स हमने बना दिए। एक ही प्रोडक्ट चल रहा होता तो वो अच्छे से जान सकता था मार्केट को। तो ये मोनोपोलिस्टिक के ये कुछ फीचर्स हैं। अब इसी से डेफिनेशन आपको खुद बनानी, इसकी कोई डेफिनेशन है नहीं, एग्जाम्पल इसके बस आपको यही बताने हैं। जैसे टी का एग्जाम्पल मैंने लिया, टूथपेस्ट का ले सकते हो, कोलगेट, पेप्सोडेंट, और ये अलग अलग ब्रांड सब आ रहे हैं, क्लोजअप, पतंजलि का है, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है भाई, एक ही लगभग काम कर रहे होंगे मान लीजिए, पर उनमें ब्रांडिंग कर करके उनको अलग बना दिया गया है गुड्स को। आई बात समझ में? बाय एंड लार्ज वो गुड्स एक जैसे ही एक ही काम में आते हैं, एफिशिएंसी में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है, पर आपके दिमाग में अंतर बना दिया जाता है ताकि ज्यादा प्राइस चार्ज कर सके आपसे।